हेलो फ्रेंड, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के सेशन आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है इसमें एक निम्नलिखित में से कौन एक औद्योगिक अस्थापना सिद्धांत प्रतिपादन से संबंधित है। इसमें से कौन औद्योगिक स्थापन का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन ए है डेविस, ऑप्शन बी है हूवर द्वारा, ऑप्शन सी है पेंक द्वारा, ऑप्शन डी है टेलर द्वारा। तो ये हो जाएगा हूवर महोदय। तो इसमें दे रहा है कि जो ये सिद्धांत दिया गया औद्योगिक अस्थापन का सिद्धांत, तो ये दिया गया हूवर महोदय द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 है। ये पूछ रहा है भारत में निम्न में से किसी जनांक की विभाजक मानते हैं किस वर्ष को। ऑप्शन ए है 1911 को, ऑप्शन बी है कि 1921 में, ऑप्शन सी है 1961 को, या ऑप्शन डी है 1981 को। तो जो जनांक की विभाजक इसमें माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1921 को माना जाता है जनांक की विभाजक वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है। निम्न में से कौन सा देश समूह एशियन टाइगर्स के नाम से विख्यात है, यानी एशियन टाइगर्स के नाम से किसे इसमें से जाना जाता है। ऑप्शन ए कि चीन मुख्य भूमि, और फिर जापान और मलेशिया को। चीन का जो हांगकांग है इसे जापान व दक्षिण कोरिया को। ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग। और ऑप्शन डी है सिंगापुर, मलेशिया व इंडोनेशिया को। तो जो इसमें एशियन टाइगर्स का जो जिसको नाम दिया जाता है या इसकी ख्याति जो प्राप्त है, इसमें आ जाते हैं आपका दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग। ये 3 इसमें आते हैं, इसे कहा जाता है एशियन टाइगर्स। प्रश्न संख्या 4 है कि भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विश्लेषक विज्ञान है, यह जो कथन है ये किसने दिया है। ऑप्शन ए है कार्ल रिटर का है, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का है, ऑप्शन सी फर्डिनेंड वान रिchthofen, और ऑप्शन डी है अल्फ्रेड हेटनर का है। तो जो क्षेत्र विश्लेषक सिद्धांत इन्होंने दिया है ये है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्डिनेंड वान, यहाँ पे वान हो जाएगा फर्डिनेंड वान रिchthofen। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है कि भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक विचलन मिलता है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी है छोटा नागपुर में, जो छोटा नागपुर पठार इस पे, ऑप्शन सी है मालाबार तट, वो ऑप्शन डी हो गया निम्न कर्नाटक पठार। तो सर्वाधिक वर्षा को जो है सर्वाधिक विचलन जो देखने को मिल जाता है इसमें देखने को मिलेगा निम्न जो कर्नाटक पठार है, यहाँ पे वर्षा का विचलन सबसे अधिक देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 6, भारत का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सूखा प्रवण है। ऑप्शन ए है तीस्ता घाटी, ऑप्शन बी रांची पठार, ऑप्शन सी कोंकण, ऑप्शन डी है रायलसीमा। इसमें से देखिए जो सूखा प्रवण क्षेत्र है इसका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। रायलसीमा क्षेत्र जो है एक सूखा प्रवण क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 7, इसमें है कि तापमान विलोमन की स्थिति उत्पन्न करने में निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। कौन इसमें से तापमान विलोमता को उत्पन्न नहीं करता है। ऑप्शन ए है लंबी ठंडी रात है, ऑप्शन बी है पर्वताकीर्ण घाटी, ऑप्शन सी है तीव्र वेग से बहती वायु, ऑप्शन डी है स्वच्छ आकाश। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तीव्र वेग से बहती वायु जो है ये तापमान जो विलोमन होता है, तापमान प्रतिलोमन, इसको जन्म नहीं देता है। ठंडी लंबी रातें होती हैं ये विकिरण कर देती हैं। स्वच्छ आकाश से ये भी जो टेरेस्ट्रियल हीट जाता है उसको विकृत कर देता है, इस वजह से इससे नहीं उत्पन्न हो पाता है। तो इसमें इन सब से उत्पन्न होता है लेकिन सी से नहीं उत्पन्न होगा तेज हवा। प्रश्न संख्या 8 है ध्रुवीय वातावरण सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति एवं गतिशीलता की व्याख्या करती है। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन बी शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन सी है जेट स्ट्रीम, ऑप्शन डी है ओजोन छिद्र। तो इसमें हम देखते हैं, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो इसमें होगा ऑप्शन बी होगा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। यह है गतिशीलता की व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 9 है जब किसी क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवात का मध्य गर्म प्रखंड गुजरता है तो वहाँ मौसम कैसा होगा। जब बीच में गर्म प्रखंड गुजरता है शीतोष्ण चक्रवात का तो क्या होगा, मौसम साफ होगा। ऑप्शन बी हल्की वृष्टि होती है, ऑप्शन सी भारी वृष्टि होती है, ऑप्शन डी आकाश मेघाच्छादन रहता है पर वृष्टि नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि मौसम जो होता है उस समय साफ होता है जब गर्म प्रखंड मध्य में चक्रवात का मध्य जो गर्म प्रखंड गुजरता है तो इसमें क्या होता है कि मौसम साफ हो जाता है। प्रश्न संख्या 10 है टिहरी बांध परियोजना का सबसे बड़ा लाभ क्या है। भारी मात्रा में जल विद्युत प्राप्ति,
ऑप्शन बी विशाल क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इसका निर्माण किया गया था। या फिर ऑप्शन सी है कि पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि के लिए। वो ऑप्शन डी है उत्तरांचल में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए। तो देखिए जो है टिहरी बांध, इसका मुख्य उद्देश्य था, सबसे बड़ा लाभ ये है भारी मात्रा में जल विद्युत की प्राप्ति, ये सबसे बड़ा लाभ है। प्रश्न संख्या 11 निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है रिफ्ट घाटी, ऑप्शन बी होस्ट, ऑप्शन सी ग्राबेन व ऑप्शन डी है ग्रीवा खंड। तो देखिए ये तीनों तो एक विशिष्ट समूह से संबंधित है, एक प्रोसेस से निर्मित होते हैं, लेकिन ग्रीवा खंड अलग हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं तनाव द्वारा उत्पन्न होता है, तो ये ग्रीवा खंड का निर्माण हम देखते हैं, ये होता है संपीड़न द्वारा, संपीड़न और तनाव दोनों। प्रश्न संख्या हम देखते हैं 12। वृद्धि ध्रुव की संकल्पना जो ग्रोथ पोल थ्योरी है 1949 में, ये किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए है रोस्टोव द्वारा, ऑप्शन बी है बोधविल, ऑप्शन सी मिर्डाल, ऑप्शन डी पेरॉक्स द्वारा। तो देखिए जो वृद्धि ध्रुव की संकल्पना है ये दिया गया था पेरॉक्स महोदय द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेखला भूकंप एवं ज्वालामुखी के साथ साथ वितरण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए परिप्रशांत मेखला, ऑप्शन बी पूर्वी अफ्रीकी मेखला, ऑप्शन सी है मध्य महाद्वीपीय मेखला व ऑप्शन डी है मध्य अटलांटिक मेखला, यानी जहाँ पे जो भूकंप एवं ज्वालामुखी के साथ साथ वितरण से संबंधित नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्वी अफ्रीकी जो मेखला, यहाँ पे भूकंप और ज्वालामुखी दोनों साथ साथ नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 14 है निम्नलिखित में से कौन पवन की दिशा संबंधित सिद्धांत नहीं है? पवन की दिशा संबंधित सिद्धांत इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है कि हेडली का सिद्धांत, ऑप्शन बी है फेरेल का सिद्धांत, ऑप्शन सी है वाइज वेलेट का सिद्धांत और ऑप्शन डी है जेट स्ट्रीम सिद्धांत। तो जो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी कि जो जेट स्ट्रीम सिद्धांत है ये पवन की दिशा नहीं बताता है। ये जेट स्ट्रीम सिद्धांत जेट स्ट्रीम कैसे उत्पन्न होता है उसके बारे में चर्चा करता है। बाकी तो हेडली सेल व फेरल सेल व वाइज वेलेट का सेल, ये तीनों सेल क्या करते हैं? दिशा को निर्धारित करते हैं, दिशा बताते हैं कहीं ना कहीं। प्रश्न संख्या 15 वायुमंडल में तापमान मंडल और मध्य मंडल के बीच इसी सीमांत स्तर को क्या कहा जाता है? जो तापमान मतलब समताप मंडल व मध्य मंडल के बीच जो परत है इसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए कि इसे मेसोपाज कहा जाता है, ऑप्शन बी है ट्रोपोपाज कहा जाता है, ऑप्शन सी थर्मोपाज या ऑप्शन डी होगा स्ट्रेटोपाज। तो देखिए समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच स्थित उसको हम कहते हैं स्ट्रेटोपाज कहा जाता है। प्रश्न संख्या 16 है कि कोंकण रेलवे निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो कोंकण रेलवे है ये नहीं गुजरती है केरला से। प्रश्न संख्या 17 देखिए इसमें पूछ रहा है नूतन परिकल्पना के आधार पर निम्न में से किस विद्वान ने वायुमंडल को 2 भागों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए है हैविसाइड, ऑप्शन बी है नाइपियर शॉ, ऑप्शन सी है मार्सेल निकोलेट व ऑप्शन डी है कैनली। तो इसमें से जो ऑप्शन सी है मार्सेल निकोलेट, ये जो है इस परिकल्पना के आधार पर वायुमंडल को 2 भागों में विभाजित किया गया है मार्सेल निकोलेट द्वारा। प्रश्न संख्या 18 है फ्लोन के अनुसार जो डोलड्रम है इसका विस्तार कितने डिग्री देशांतर तक पाया जाता है? जो डोलड्रम बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है इक्वेटर पे, तो वो किन किन देशांतरों के मध्य तक पाया जाता है? ऑप्शन ए 300 डिग्री देशांतर, ऑप्शन बी 250 डिग्री देशांतर तक, ऑप्शन सी 200 डिग्री देशांतर तक व ऑप्शन डी है 360 डिग्री देशांतर तक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बताया गया है फ्लोन के अनुसार 200 डिग्री देशांतर तक ये जो डोलड्रम है वो पाया जाता है। प्रश्न संख्या 19 है आर ए हैरिस ने ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है हैरिस द्वारा? ऑप्शन ए स्थैतिक तरंग सिद्धांत, ऑप्शन देखिए ये जो स्थैतिक तरंग सिद्धांत है स्टेशनरी वेव थ्योरी, संतुलन सिद्धांत, इक्विलिब्रियम थ्योरी, ऑप्शन सी है गतिक सिद्धांत एंड डायनामिक थ्योरी व ऑप्शन डी है प्रगामी तरंग सिद्धांत प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। तो जो हैरिस जो महोदय द्वारा दिया गया आर ए हैरिस द्वारा इन्होंने दिया है
स्टेशनरी वेव थ्योरी यानी स्थैतिक तरंग सिद्धांत। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, यह झूमिंग कृषि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है निम्न में से किन क्षेत्रों में वनों के क्षय एवं विनाश का एक प्रमुख कारण है? किन क्षेत्रों में इस प्रकार का क्षय या विनाश हो रहा है इसके द्वारा? ऑप्शन ए है दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन बी है उत्तरी अफ्रीका, ऑप्शन सी उत्तरी पूर्वी अमेरिका, ऑप्शन डी है मानसूनी एशिया। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सर्वाधिक झूमिंग कृषि से प्रभावित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इसको दहन कर्तन व दहन कृषि भी कहते हैं, जन वनों को काट करके जला करके फिर कृषि करेंगे, फिर वहाँ का उपजाऊपन खत्म हो जाएगा, फिर अपने दूसरे स्थान पे स्थानांतरित हो जाते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है दहन व कर्तन। प्रश्न संख्या 21 है कि निम्न में से कौन सा रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है? पूरे विश्व का पूछ रहा है सबसे लंबा रेल मार्ग। ऑप्शन ए कि अफ्रीकी अंतरमहाद्वीपीय रेलवे है, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलियन अंतरमहाद्वीपीय रेलवे, ऑप्शन सी है कनाडियन पैसिफिक रेलवे, ऑप्शन डी है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो इसका देखते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा इसमें से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन डी ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो कि रूस से होकर गुजरता है। प्रश्न संख्या 22, ये है कि विश्व के समस्त जलवायु के स्वरूप भारत में पाए जाते हैं। यह मत किसका है या किन्होंने कहा है कि विश्व के समस्त जलवायु के स्वरूप भारत में हमें देखने को मिल जाएंगे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ब्लैक कॉर्ड द्वारा दिया गया है, ऑप्शन बी है डॉक्टर स्टॉम्प द्वारा, ऑप्शन सी है मार्सडेन द्वारा दिया गया है, ऑप्शन डी है कोपेन द्वारा दिया गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मार्सडेन द्वारा दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। प्रश्न संख्या 23 है कि चीड़ की नुकीली पत्ती वाला सदाबहार वृक्ष है कौन सा? इसमें से ऑप्शन ए 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है ये, ऑप्शन बी है 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, वो ऑप्शन सी है कि ये 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, वो ऑप्शन डी है 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। जो चीड़ की नुकीली पत्ती वाले सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं तो ये पाए जाते हैं 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर, इनकी स्थिति लोकेटेड होते हैं, ये पाए जाते हैं, और इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, इसमें निम्नलिखित में से कौन सुनामी लहरों के प्रति प्राकृतिक अग्रिम पंक्ति के बफर तथा अवरोध बैरियर नहीं है? ऑप्शन ए प्रवाल कोरल है, ऑप्शन सी है सागर पुली यानी सी जो बीचेज होते हैं ये, ऑप्शन सी है तटीय जो बालू का स्तूप बने होते हैं कोस्टल सैंड ड्यून्स जो बनते हैं, वो ऑप्शन डी है मैंग्रोव वन। तो सुनामी लहरों का प्राकृतिक अवरोध कौन सा नहीं है? प्राकृतिक इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए इसमें प्राकृतिक जो नहीं है ये है सी बीचेज, बाकी इसमें से प्रवाल भी प्राकृतिक हो गया, मैंग्रोव प्राकृतिक, और जो कोस्टल सैंड ड्यून होते हैं ये सी बीचेज को ये नहीं माना, इसमें से नहीं होगा। प्रश्न संख्या 25 है रक्त जलप्रपात ब्लड वाटरफॉल निम्नलिखित अवस्थितियों में से किस में स्थित है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए दिया है मून घाटी मून वैली, ऑप्शन बी है मृत्यु घाटी में यानी डेथ वैली में स्थित है, ऑप्शन सी है मैकमुडो शुष्क घाटी में स्थित है, ऑप्शन डी है सैक्रामेंटो घाटी में स्थित है। तो जो ब्लड वाटरफॉल है ये स्थित है इसमें से, इसका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी होगा मैकमुडो शुष्क घाटी में ये स्थित है ब्लड वाटरफॉल। प्रश्न संख्या 26 है, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित सागरीय स्थल रूपों में से कौन सागरीय क्लिफ की पदस्थली फुट पर स्थित होता है? जो सागरीय स्थल रूप होता है उसका जो क्लिफ होता है उस पर कौन बनता है? ऑप्शन ए कस्प पुलिन, ऑप्शन बी बर्म, ऑप्शन सी तूफान पुलिन स्टॉर्म बीच, ऑप्शन डी रनेल। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा तूफान पुलिन, जो कि उसका जो फुट होता है जो क्लिफ होता है सागरीय क्लिफ उसकी पदस्थली पे बनता है तूफान पुलिन। प्रश्न संख्या 27 है कि निम्नलिखित पौधों की श्रेणियों में कौन पौधे जलवायु पर आधारित नहीं होते हैं? ऑप्शन ए है शुष्कानुकूलित पौधे, इसको कहते हैं एक्सरोफाइट, ऑप्शन बी है जलीय पौधे हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन सी है एक ऋतु पादप, इसको कहते हैं थेरोफाइट्स, ऑप्शन सी है शीतानुकूलित पादप यानी क्रायोफाइट्स।
यानी जलवायु पे आधारित होते ही नहीं है। इन्हें हम कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट, एक ऋतु पादप यानी थेरोफाइट्स इनको कहा जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, उत्तरी अमेरिका के प्लीस्टोसीन हिमानीकरण के समय घटित जो 4 हिमकाल है, इनका निम्नलिखित में से कौन दक्षिण से उत्तर दिशा में सही अनुक्रम है? यानी इनको क्रमित करना है, क्रम से अरेंज करना है दक्षिण से उत्तर दिशा में। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ए, ये ऐसे दिया हुआ बी। इसमें से देखिए दक्षिण से उत्तर की तरफ हम जाएं तो सबसे इसमें दक्षिण हो जाएगा कौन सा? नेब्रास्कन, फिर ऊपर कंसान, फिर इलिनॉय व विस्कॉन्सिन। दक्षिण से उत्तर में हो जाएगा नेब्रास्कन, कंसान, इलिनॉय व विस्कॉन्सिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 है। ये पूछ रहा है पृथ्वी की जो भौमिकी इतिहास है, जियोलॉजिकल पीरियड्स, इसके निम्नलिखित कालों में से किसका नामकरण एक जनजाति या एक ट्राइब के आधार पर किया गया है? इसमें से किस काल का नाम? ऑप्शन ए है आर्डोवेशियन का रखा गया है, ऑप्शन बी है डिवोनियन काल जो है ये रखा गया है, ऑप्शन सी है ट्रियासिक, ऑप्शन डी है जुरासिक। तो देखिए जो एक जनजाति के नाम पे नामकरण किया गया है, ये किया गया है आर्डोवेशियन काल का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसने ग्रहों, पृथ्वी सहित सौरमंडल की उत्पत्ति की सीफीड परिकल्पना का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए है अल्फ्वेन, ऑप्शन बी है जेरार्ड क्यूपिर, ऑप्शन सी है AC बनर्जी व ऑप्शन डी है FM ड्रोबिवस्की। तो इसका जो सीफीड परिकल्पना का प्रतिपादन किया है ग्रहों और पृथ्वी सहित पूरे सौरमंडल की उत्पत्ति का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, AC बनर्जी द्वारा ये सीफीड परिकल्पना का प्रतिपादन किया गया था, जो कि पृथ्वी और इससे संबंधित ग्रहों और सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। तो ये आज का अंतिम प्रश्न है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।